इकोनॉमी में, उसमें हम खड़े हैं विद 8% एंड 7% जीडीपी ग्रोथ रेट। ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल विपरीत है, जो कि हमारे ख्याल से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी चीज कि जब माहौल मायूस हो जाता है ना, तो हम पॉजिटिव चीज को देखना बंद कर देते हैं। जब मार्केट 21,000 के लेवल पे था, तब हम लोग इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $90 से $100, 100 से 110, 110 से $147 पर बैरल हो गया। लेकिन अभी माहौल मायूसी का है, तो हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि वही क्रूड ऑयल का प्राइस अभी घट के $70 पर बैरल हो गया। 2/3 जो हमारी क्रूड की रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड की दाम अगर $147 पर बैरल से घट के आज $70 पर बैरल हो गई, तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव असर होगा या नेगेटिव, इस बात को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। उस सुधार के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्टील की जरूरत है, हमें एल्यूमिनियम की जरूरत है, हमें कैपिटल गुड्स की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से क्रूड के दाम घटे हैं, उसी तरीका से स्टील के दाम भी घट गए हैं, एल्यूमिनियम के दाम भी घट गए हैं। कैपिटल गुड्स जो कि चाइना और यूएस और यूरोप में इतना ज्यादा खपत हो रहा था कि हमें कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने में मुश्किल आ रही थी, वो अब हमें सुलभ उपलब्ध हो रही है। यानी कि ये जो स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबली, उसका पॉजिटिव असर हमारे अर्थव्यवस्था पर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन फाइनेंस में एक थियरी है जिसको कहते हैं थियरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। इस थियरी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने, उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। आप लोगों ने नाम सुना है जॉर्ज सोरोस का? उनकी थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी यह है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है किसी इवेंट की और उस इवेंट का आउटकम, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम मायूस हैं या हम बेरिश हैं, तो मार्केट और भी बेरिश होता चला जाता है, और अगर हम बुलिश हैं तो मार्केट और भी ज्यादा बुलिश होता जाता है। आज अगर मार्केट गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप और हम खरीद नहीं रहे हैं। आप और हम नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बेरिश हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम बेरिश हैं और हम नहीं खरीद रहे हैं, और हमारे नहीं खरीदने के कारण मार्केट और भी नीचे चला जा रहा है। सो ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी जो है, ये दोनों तरफ से काम करती है। मंदी के माहौल में ये हमें और मायूस बनाती है, और तेजी के माहौल पे हम और बुलिश हो जाते हैं। तो आज ये फेज हमारे साथ जो है, वो फेज इसलिए है क्योंकि अब तक जनवरी से लेकर अगर आप अभी तक का देखिए स्टैटिस्टिक्स टिल द मंथ ऑफ सितंबर, तो जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब करीब 46,000 करोड़ के शेयर बेचे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज मिले हुए हैं, उन्होंने करीब करीब बराबर की मात्रा की शेयर्स बाजार से खरीदे हैं। अगर ये नहीं खरीदे होते तो बाजार अब तक कहां का कहां चला गया रहता। लेकिन पिछले हफ्ते या 10 दिन में यह देखा जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो नंबर है वो भी नेगेटिव है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के नंबर भी नेगेटिव हो गए हैं। मेरा अपना मानना है कि मार्केट का कोई भी लेवल आप आंख बंद करके डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का बॉटम 9,600 या 10,600 या 7,500 या 9,000, आप किसी भी सर्टेनिटी से इस बात को नहीं कह सकते। मार्केट की लेवल्स डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स को एक साथ देखना पड़ता है। पहला फैक्टर है लिक्विडिटी, दूसरा फैक्टर है वैल्यूएशन, और तीसरा फैक्टर है इवेंट्स। आज अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को देखें कि ये तीनों फैक्टर्स किस तरीका से काम कर रहे हैं। लिक्विडिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब तक लिक्विडिटी एज अ फैक्टर वाज बैलेंस्ड। एफआईआईज की सेलिंग और हमारी बाइंग एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी। पिछले एक हफ्ते 10 दिन में ये फैक्टर हो गया है नेगेटिव।
दूसरा फैक्टर है वैल्यूएशन। आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी की अर्निंग्स डाउनग्रेड नहीं हुई, लेकिन यह संभावित है कि अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी का नंबर अगर 1.1% है तो उसके कारण स्लोडाउन जो आने वाला है या जो हमारे साथ ऑलरेडी है उसके कारण हो सकता है अर्निंग्स डाउनग्रेड हो जाए। ओके, तो ये सेकंड फैक्टर भी नेगेटिव हो गया। थर्ड फैक्टर है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होंगे? लोकल एंड ग्लोबल। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि 160 साल की पुरानी संस्था लेहमैन ब्रदर्स, जिन्होंने की 1930 की क्राइसिस जो थी, ग्रेट डिप्रेशन, उसको सरवाइव कर लिया और 2008 की रिसेशन को वो सरवाइव नहीं कर सके और उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। मेजर इंस्टीट्यूशन सच एज मॉर्गन स्टैनली, अपने आप को उन्होंने बैंक में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज आ रही है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से, वो हमारे मन में एक एप्रीहेंशन, एक अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस कर रही है। हमको नहीं पता कि कल कोई और ऐसी मेजर इवेंट ग्लोबली अनाउंस हो जाए जिसके कारण बाजार पर असर पड़ सकता है। सो इवेंट्स एज अ फैक्टर ऑल्सो इज नेगेटिव। बट व्हाट इज हैपनिंग लोकली? लोकल जो फैक्टर्स हैं उसमें अगर आपने देखिए कि जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने एक पहल दिखाई है, क्योंकि एफआईआईज क्या करते थे, वो अपने शेयर्स फॉरेन में ही लेंड करके और हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उसको शॉर्ट कर देते थे, जिसके कारण लोकल मार्केट्स में दबाव पड़ रहा था। कल आपने देखा होगा कि रेगुलेटर ने कहा है कि वो इस तरह की लेंडिंग एंड एक्सरसाइज पर उन्होंने एक अंकुश लगाया है और इस तरह की स्टॉक लेंडिंग एक्टिविटी को उन्होंने कहा है कि तुरंत बंद किया जाए। इसके कारण जो मैं कह रहा था थियरी ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी, अगर बाजार गिर रहा है तो उस माहौल को और रीइंफोर्स करने के लिए अगर आपने बाजार में शेयर के दाम और घटाए तो वो बेरिश सेंटिमेंट्स और प्रबल हो जाता है, तो कम से कम उस पर एक अंकुश लग गया। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 10 डेज उन्होंने 2.5% से सीआरआर घटाया और उसके कारण मार्केट में उन्होंने बहुत सारी लिक्विडिटी को फ्लड किया। साथ ही साथ 2 दिन पहले उन्होंने रेपो रेट को भी 1% से काटा। रेपो रेट अगर काटा जाता है, 2004 के बाद ये पहली बार हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को काटा है। और रेपो रेट अगर घट रहा है तो उसकी नेक्स्ट आउटकम या उसका अगला परिणाम क्या होगा? जो लेंडिंग रेट्स हैं बैंक्स के, वो धीरे धीरे कम होना शुरू करेंगे। 2003 में अगर आप वापस जाइए तो याद करिए कि जो भारत की प्रगति हुई थी उसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी था कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो गए थे। सो अगर ये रेपो रेट के बाद अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो गए और साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस भी कम होने शुरू हो गए तो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग इस माहौल में झलकना शुरू हो गया है। कल ही हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन ने अपनी प्रोजेक्शन दी है कि बाय मार्च 2009 इन्फ्लेशन विल बी एट 6%. So interest rates will come down, inflation will come down, therefore overall the interest rates at which you and I borrow, that will also likely to come back. So ये perspective है आज का. There is no doubt that हम लोगों ने काफी अपने wealth को erode होते हुए देखा है पिछले 7 से 10 महीने के बीच में. बट ये wealth erosion जो है ये cyclical है. हम आपसे इस मायूसी को तब शेयर करते जब ऐसा लगता कि भारतीय इकोनॉमी भी रिसेशन में चली गई है. जो पिछली बार रिसेशन हुआ था यूएस में तो वो करीब 10 साल तक चला था. जापान में जब रिसेशन हुआ था तो वो 14 साल तक चला था. क्या हम कह सकते हैं कि भारत में अगले 5 साल में हम डीग्रो करेंगे? इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है. सो खाली ये है कि आज का माहौल जो है वो रिसेशनरी हो गया है. इसके कारण हमारे और जो कैपिटल है वो फ्लाई कर रहा है. इसके कारण हमें थोड़ी सी मायूसी है. बट मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है. एंड जैसा कि आपको विवेक ने शुरू में बताया कि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो मार्केट के टाइमिंग से नहीं होता. लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है एसेट एलोकेशन से. आपकी सही मात्रा डेट प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए, सही मात्रा इक्विटी में होने चाहिए और इन दोनों का प्रोपोर्शन जो है वही डिसाइड करता है कि आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट हो. आज अगर आप देखिए, अगर आपने अपने एसेट एलोकेशन को सही तरीके से मेंटेन किया होता
यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि थंब रूल है